पहला फंड जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आ जाता है तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 12,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.62% के आसपास चल रही है, तो काफी कम यहाँ पर आप मान सकते हैं एक्सपेंस रेशियो। वहीं दोस्तों अगर हम इसके मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में मेजरली पैसा लगा रहा है ये 58% के आसपास। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी यहाँ पर पैसा लग रहा है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 3% पैसा है और मेजर पैसा लार्ज और मिड कैप कंपनीज में ही यहाँ पर लग रहा है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर में ये मेजरली अपना पैसा लगाता है और 62% के आसपास पैसा इसने इन सेक्टर्स में यहाँ पर लगाया हुआ है। टॉप 10 कंपनीज पे अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे मेजरली टॉप 10 में मेन आपको लार्ज कैप कंपनीज ही देखने को मिलेगी। आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसी, उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये मेजरली सारी निफ्टी 50 की जो लार्ज कैप कंपनीज है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10 में से आप देख सकते हैं 8-9 कंपनीज सिर्फ निफ्टी 50 की लार्ज कैप कंपनीज है। तो यानी कि कंपैरेटिवली ज्यादा कम रिस्क लेकर चलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखती है इसके फंड में। 6 महीने पहले जब मैंने सेम यहाँ पर ये वीडियो बनाई थी लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो भी लगभग यही कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर दिखती थी। वहीं दोस्तों रिटर्न्स पे अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पर, तो रिटर्न्स पे अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर आपने इसकी इंसेप्शन से ही पैसा लगा रखा होता 10,000 रुपए, तो वो पैसा इसने आपका 61,000 के आसपास बना दिया है। 22% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। 5 सालों में 17%, 3 सालों में 20%, 2 सालों में 43% के आसपास की, और 1 साल पहले अगर आपने पैसा लगाया होता तो 21% के आसपास की रिटर्न्स यहाँ पर दिखती हैं। तो सिंस इंसेप्शन काफी अच्छी रिटर्न्स इसकी हैं और कंसिस्टेंसी से यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिल रही है। 3 सालों में अच्छी रिटर्न है 20% के आसपास। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाने का रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरा ही कंपनी दोस्तों यहाँ पर आ जाती है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। वहीं इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 21,000 करोड़ के आसपास है। अब इस फंड ने एक रिस्ट्रिक्शन लाई हुई है कि कोई भी नई इन्वेस्टमेंट, नई एसआईपी 2500 से ज्यादा की नहीं हो सकती है और लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में बंद है। तो उस वजह से इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखेंगे वो पिछले 1 साल से लगभग 20,000 करोड़ के आसपास ही है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.7% के आसपास की एक्सपेंस रेशो इसकी है, तो काफी कम यहाँ पर आप मान सकते हैं एक्सपेंस रेशो को भी। कंपनीज पे बात करें, सबसे पहले अगर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन में देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में यहाँ पर भी सबसे ज्यादा पैसा दिखता है 59%, मिड कैप में 38% और यहाँ पर भी स्मॉल कैप में कम ही एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन तो आप देखेंगे तो कैनरा रोबेको जैसी ही इसकी भी दिखती है, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर। क्योंकि ये मेजरली आप देख रहे हैं लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा है, तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ये निफ्टी 50 के जो सेक्टर है यहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिल रहा है। कंपनीज पे अगर बात करें टॉप 10 तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो निफ्टी 50 की काफी कंपनीज है। ऊपर की 6 कंपनीज निफ्टी 50 की ही कंपनीज हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक। तो आप देखेंगे कि इसने 4 बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल किया हुआ है। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस भी यहाँ पर दिख रहा है। वहीं मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, सन फार्मा और एम्फेसिस जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये फंड भी एक काफी अच्छा फंड रहा है, काफी कंसिस्टेंट फंड रहा है। कंपनीज अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ऐड किया जा रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस इसके पोर्टफोलियो में नहीं है और रिटर्न्स भी कंसिस्टेंट यहाँ पर दिखती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसकी रिटर्न्स में भी नहीं देखने को मिलती है। रिटर्न्स पे इसकी बात कर लें तो यहां पर भी काफी अच्छी रिटर्न है। सिंस इंसेप्शन आप देखते हैं तो लगभग 24% के आसपास की रिटर्न है। 5 सालों में 19%, 3 सालों में 22% के आसपास की, और अगर आपने 1 साल पहले पैसा लगाया होता तो यहां पर भी 21% के आसपास की रिटर्न दिखती है। 2 सालों में 48% की, तो रिटर्न यहां पर भी काफी कंसिस्टेंट रिटर्न है। और दोस्तों देखिए लार्ज एंड मिड कैप फंड में फायदा है होता है क्या लगाने का, कि आपको रिस्क भी आप ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को एक कुशन भी मिल रहा है, क्योंकि ये फंड थोड़ी अपनी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से लार्ज और मिड कैप कंपनीज में थोड़ा बहुत चेंजेस कर पाते हैं। तो वो एक काफी पॉजिटिव बात हो जाती है फंड में इन्वेस्ट करते हुए।
और दोस्तों तीसरा फंड जो यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। हालांकि बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, ये लगभग 3-3.5 साल पुराना ही फंड है, लेकिन फिर भी इस कैटेगरी में ये फंड मुझे काफी अच्छा लगता है। लगभग आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो 1-1.5 साल से मुझे ये फंड काफी अच्छा लग रहा है और ये फंड भी काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अपनी दिखा रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर हो चुका है, 5700 करोड़ अगर आप एग्जैक्टली बात करें। एक्सपेंस रेशियो इसका सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलता है इन तीनों फंड्स में, 0.5% के आसपास। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे तो इसने ज्यादा पैसा मिड कैप में लगाया हुआ है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप। तो यहां पर आपको ये समझना है कि अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हैं तो कंपैरेटिवली रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि ये मिड कैप में एलोकेशन ज्यादा करके चल रहा है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज का भी ख्याल रखें इस फंड में। वहीं दोस्तों अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर ज्यादा एलोकेशन रख रहे हैं, उसके अलावा हेल्थ केयर सर्विस और केमिकल सेक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये 5 सेक्टर्स में ये मेजरली पैसा लगा रहा है, 70% के आसपास पैसा इसने सिर्फ इन 5 सेक्टर में लगाया हुआ है। कंपनीज की बात करें दोस्तों तो यहां पर एक अलग बात क्या है कि ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले इंडियन कंपनीज की बात करते हैं टॉप 10, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा पैसा इसने बजाज फाइनेंस में लगाया हुआ है, 8.69%। अब यहां पर इस फंड में जो आप एलोकेशन देखेंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट है। यहां पर आप देखेंगे निफ्टी 50 की कंपनीज आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर इस फंड में पैसा लगाने से आपके पोर्टफोलियो में अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिल सकती है और रिस्क भी थोड़ा स्लाइटली हायर होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन नहीं करके चल रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनीज देखने को मिल रही है। उसके अलावा टोरेंट पावर, इन्फोसिस जैसी कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल है। तो कंप्लीटली काफी डिफरेंट पोर्टफोलियो इस फंड का मेंटेन करके चल रहा है। अब ये फंड इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन करके चलता है। 20 से 25% पैसा ये फॉरेन इक्विटी में भी आपका इन्वेस्ट करता है। अगर हम टॉप 5 कंपनीज की बात करें फॉरेन कंपनीज की, तो आप यहां पर देखेंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, वीजा और यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिलती हैं और 1-1.25% के आसपास एलोकेशन है। तो किसी एक पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन ये नहीं कर रहा है। और टोटल आप देखेंगे अगर इसके पोर्टफोलियो में कंप्लीटली तो 20 से 25 कंपनीज फॉरेन कंपनीज हैं, लेकिन एलोकेशन बहुत कम है। तो वो चीज यहां पर आपको देख के चलनी है कि बहुत ज्यादा एलोकेशन किसी 1-2 कंपनीज में ये नहीं करके चलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ये नैस्डैक 100 की कंपनीज पे नहीं होना चाहता। तो एक अच्छा मिक्सचर इसने फॉरेन कंपनीज का अपने पोर्टफोलियो में किया हुआ है, इसलिए ये फंड मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। रिटर्न्स पे दोस्तों अगर इसकी हम बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में 3 साल पहले पैसा लगाया होता तो वो पैसा आपका 26% के आसपास की रिटर्न दिया, यानी कि 10,000 की लागत आपकी लगभग 20,000 के आसपास बना दी है। 2 सालों में 47% की रिटर्न यहां पर दिखती है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि लगभग आप देखिए अक्टूबर 2018 के आसपास इन्वेस्ट किया होता तो इस फंड ने आपको 25% की रिटर्न दिया। और ये फंड पिछले 3 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड यहां पर चल रहा है, लेकिन ये फंड थोड़ा रिस्क भी ज्यादा लेता है, तो इसलिए यहां पर रिटर्न्स आपको अच्छी देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ये वो 3 फंड्स हैं जहां पर जो मुझे अच्छे लगते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, और लास्ट टाइम भी यही फंड्स थे। इनके अलावा कोई नया फंड ऐसा नहीं निकल कर आ रहा है जो कि रिस्क कम लेकर अच्छी रिटर्न जनरेट कर पाता है। और अगर एक फंड की बात करें, अगर आप किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर रिस्क भी ज्यादा है, उस चीज का आपको ख्याल रखना है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी एक अच्छा फंड है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वहां पे 2500 ही रुपीस आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने से बचना की कोशिश करते हैं। तो वो 1-2 चीजें आपको ख्याल रखनी है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करके हमेशा इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। यहां पर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के ऑल 27 फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दिस 27 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं बड़ौदा लार्ज एंड मिड कैप फंड, BOI AXA लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड,
HSBC लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड, महिंद्रा मनुलाइफ टॉप 250 निवेश योजना, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, नावी लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, and Union large and mid cap fund. So now we are left with our 19 large and mid cap funds. So out of these 19 actively managed large and mid cap funds, हम वैसे funds को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहा है तो उस फंड को हम अंडर परफॉर्मिंग फंड बोल सकते हैं और हम अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज फंड्स, वैसे फंड्स जो कि अपने बेंचमार्क को 3 या 4 होराइजन में बीट नहीं कर पा रहे हैं वो फंड्स हैं DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, IDFC कोर इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, L&T लार्ज एंड मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया विजन फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड UTI कोर इक्विटी फंड। आउट ऑफ दीज फंड्स, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड ऑल्दो 3 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर इस फंड के रिटर्न्स और इसके बेंचमार्क के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये फंड फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो ये फंड ईजिली अपने बेंचमार्क को अक्रॉस ऑल होराइजन्स बीट कर पाएगा। आउट ऑफ दीज 19 फंड्स हम एक अंडर परफॉर्मिंग फंड को भी सेलेक्ट करेंगे और इस अंडर परफॉर्मिंग फंड का हम कुछ पैरामीटर्स पे कंपैरिजन करेंगे विथ टॉप 3 फंड्स ऑफ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो यहाँ पे मैंने जिस अंडर परफॉर्मिंग फंड को सेलेक्ट किया है वो है नंबर 15 निपॉन इंडिया विजन फंड। ये फंड अक्रॉस ऑल 4 होराइजन अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। इनफैक्ट 5 एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट किया है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 9 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये सारे फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नाउ हमें इन टॉप 9 फंड्स में से अपना टॉप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स सेलेक्ट करना है, इसलिए हम आउट ऑफ दीज फंड्स वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को 3% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड, एडेलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI Pru लार्ज एंड मिड कैप फंड, LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। सो हमारे टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉप 3 फंड्स हमने एक अंडर परफॉर्मिंग फंड भी सेलेक्ट किया है, दैट इज़ निपॉन इंडिया विजन फंड। परफॉर्मेंस वाइज आप देख सकते हैं कि इन टॉप 3 फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जबकि अंडर परफॉर्मिंग फंड अक्रॉस ऑल 4 होराइजन अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। और साथ ही इस अंडर परफॉर्मिंग फंड का रिटर्न्स अक्रॉस ऑल होराइजन्स टॉप 3 फंड से काफ़ी कम है। ना हम इन टॉप 3 फंड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड ज़्यादा सुटेबल है। ना हम इन 4 फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। इससे हमें ये पता चलेगा कि जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था तो उस समय इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा था विथ रिस्पेक्ट टू देयर बेंचमार्क। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये फंड काफ़ी कम गिरा था एज़ कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। और साथ ही मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड भी अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम गिरे थे, जबकि निपॉन इंडिया विजन फंड रफली अपने बेंचमार्क के बराबर ही गिरा था। और साथ ही निपॉन इंडिया विजन फंड ने दूसरे होराइजन्स में भी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था, जबकि टॉप 3 फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया था। ना हम इन 4 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे।
एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई इसका 5 इयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा कम है और साथ ही इसका शार्प रेशियो एंड अल्फा काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है और साथ ही मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का भी शार्प रेशियो एंड अल्फा अच्छा है अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन, जबकि निपॉन इंडिया विजन फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड ने ज़्यादा रिस्क लिया है और इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा भी काफ़ी कम है अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। इनफैक्ट इसका अल्फा निगेटिव है अक्रॉस बोथ होराइजन्स। इस फंड का अल्फा निगेटिव इसलिए है क्योंकि ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है। सो निपॉन इंडिया विजन फंड ज़्यादा रिस्क लेकर भी अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। नाउ हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स का बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का इवम काफ़ी बड़ा है एट 21,700 करोड़। जब भी किसी भी फंड का इवम काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उस फंड के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। उन लिमिटेशंस के बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। ऑल 3 फंड्स का बेंचमार्क सेम है, दैट इज़ निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में करते हैं। मार्केट कैप वाइज टॉप 250 कंपनीज में फर्स्ट 100 कंपनीज लार्ज कैप की कंपनीज होंगी और नेक्स्ट 150 कंपनीज मिड कैप की कंपनीज होंगी। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू अदर 2 फंड्स। आउट ऑफ दीज 3 फंड्स मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो पी एंड पोर्टफोलियो पी भी काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, जबकि रेस्ट 2 फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करते हैं। ना हम इन ऑल 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का लार्ज कैप में रिलेटिवली बड़ा एक्सपोजर है। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का हमने एयूएम चेक किया जो कि काफ़ी बड़ा था। इस बड़े एयूएम के कारण इस फंड के साथ प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इस फंड को हमेशा ही अपना ज़्यादातर एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में रखना होगा। नाम इन 3 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं टेक, फाइनेंशियल, केमिकल, सर्विसेज एंड हेल्थ केयर, जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का मेजर इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल, टेक, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी सेक्टर में। और केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, टेक, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज सेक्टर में। सो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का सेक्टर एलोकेशन क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इस फंड ने अपने टॉप 5 सेक्टर्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 76% इन्वेस्ट किया है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा है। जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने अपने टॉप 5 सेक्टर्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 65% इन्वेस्ट किया है और केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने इन टॉप 5 सेक्टर्स में अबाउट 56% इन्वेस्ट किया है। सो रिलेटिवली केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का सेक्टर एलोकेशन ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। नाम इन 3 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने जिन टॉप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज हैं टाटा एलेक्सी, बजाज फाइनेंस, टोरेंट पावर, कोफोर्ज एंड पीआई इंडस्ट्रीज, जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने जिन टॉप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई। और केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड बजाज फाइनेंस। सो इन 3 फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में काफ़ी ज़्यादा मिड कैप स्टॉक्स को इंक्लूड किया है, जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स को इंक्लूड किया है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने फॉरेन इक्विटी में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है
और अपने टोटल एसेट का इस फंड ने अबाउट 25%